उससे पहले शायद आप कुछ पॉइंट ऐड मैं रिजर्वेशन वाले पॉइंट पर बोलना चाहता हूँ कि एक सरकारी की ओर से घोषित रिजर्वेशन होता है जिसको हम रिजर्वेशन बोलते हैं, और एक रिजर्वेशन जो चला आ रहा है कि एक ही जाति का आदमी सब जगह आएगा और वो बहुत प्रतिभावान है। भाई ऐसा थोड़े कि एक जाति का आदमी या कुछ जाति का आदमी बहुत प्रतिभावान है, बाकी प्रतिभावान ही नहीं है। भाई हमारे पास दौलत है, हम मेडिकल की सीट ले लेंगे, ये क्या रिजर्वेशन नहीं है? दौलत के दम पर हम मेडिकल के बच्चे को पढ़ा लेंगे, कम पर नंबर लाएगा तब भी ले लेंगे, ये भी तो रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन सिर्फ वो नहीं जो सरकार तो जहां आरक्षण को प्रतिभा से जोड़ देते हैं कि वो आरक्षण मिल रहा है यानी प्रतिभावान नहीं है, वो सारे लोग भी प्रतिभावान नहीं है जो पैसे के दम पर मेडिकल में एडमिशन ले लेते हैं, उस पर तो कोई नहीं बोलता। वो सब अपर कास्ट के लोग होते हैं, धनवान लोग होते हैं। फिर ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो फिर वो वीवीआईपी आज पैसे देकर वीआईपी कल्चर में मंदिर चले जाओ, फिर टिकट ले लो। ये तो कितनी चिंतनीय स्थिति है ना कि मंदिर में भी हम पैसा देके अलग से जो है कि हम उस लाइन में भगवान के दरबार में भी हम समानता बात है वो फिर जाएगी सर जब चुनाव शुरू हुए 1952 के बाद की राजीव जी ने कैसे एयरजेट लेकर गए थे अपनी फैमिली के साथ, तो तमाम बातें जाएंगी, सारी बातें आएंगी। लेकिन हमने जो ये बात ये एक्सेप्ट किया वो इसलिए किया ये बताने के लिए कि हम रिजर्वेशन पॉलिसी का सिर्फ इस आधार पर विरोध न करें कि रिजर्वेशन प्रतिभा विरोधी है। प्रतिभा विरोधी है बोल के हम रिजर्वेशन को नहीं देखते। रिजर्वेशन समानता लाने के लिए समाज में, जैसे पानी बॉईल करिएगा तो एक समान आएगा ना, एक समान टेम्परेचर, इसके लिए रिजर्वेशन होता है, वरना रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। रिजर्वेशन तो सर इसलिए है कि देश की आधी आबादी को आना चाहिए। और आधी आबादी में एक बात और जोड़ने की जरूरत है, जैसे बिहार में कई उदाहरण है। बिहार में आप मैट्रिक का रिजल्ट देख लीजिए, लड़कियां ज्यादा पास हो रही हैं लड़कों से, तो फिर कहाँ लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं है? और 10% का सर दावा कर रहे हैं, 10% वाला आंकड़ा सही नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर उनको आगे का मौका नहीं मिल पा रहा है। अब आप मुझे बता दीजिए, मॉनसून सत्र आ रहा है, 2 सवाल है, क्या डिलिमिटेशन पास हो जाएगा, और दूसरा क्या 20 तारीख को जो सोनम वांगचुक चलो संसद वाला जो एक नारा चल रहा है उसमें पिछली बार तो भीड़ नहीं आ पाई थी और उसी वजह से उनका ये सारा प्लान जो है अभिषेक का वो बेकार हो गया 10 मिलियन के फॉलोअर्स के साथ। इस बार आप क्या उम्मीद करते हैं? पहले तो आपके प्रथम क्वेश्चन के ऊपर मैं आता हूँ कि देखिए पूरा डिलिमिटेशन को लेके कि क्या सरकार उसको, देखिए सरकार काफ़ी ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं, मुझे तो याद है उस समय कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा को उस समय थोड़ी सी सरकार बहुमत में नहीं थी नरसिम्हा राव की और तोड़फोड़ हुआ था, उसको लेके हम लोग कहते थे कि लोकतंत्र के लिए बड़ी ही वो स्याह अंधेरी वाली स्थिति कि विधानसभा में चलिए इस प्रकार की घटना घटती है लेकिन लोकसभा में इस प्रकार की घटना घट रही है। और हम लोगों ने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को एक वोट से गिरते हुए भी देखा हम लोगों ने। लेकिन जिस प्रकार से अभी घटना घट रही है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि टीएमसी के टूट को देख रहे हैं कि टीएमसी वहाँ पर टूटती और एक 800 वोट पाने वाली एक पार्टी, उनको अचानक से 20 सांसद मिल जाता है। और फिर उद्धव ठाकरे के यहाँ पे भी देख रहे थे महाराष्ट्र में जो स्थितियाँ बनी, तो ये तमाम उथल पुथल वाली स्थितियाँ मची हुई। तो जो अभी हम लोग महिला आरक्षण पर चर्चा कर रहे थे, यानी कि जो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव से पहले जो सरकार महिला आरक्षण का मामला लेके आई थी, तो उनका मुख्य उद्देश्य उसमें भी महिला आरक्षण था या फिर उसमें भी जो है कि वो डिलिमिटेशन के ऊपर ही फोकस था? क्योंकि अब तो देखिए उन्होंने महिला आरक्षण का मामला भी छोड़ दिया, अब तो खुल के ही बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हम तो डिलिमिटेशन के लिए जो भी प्रकार की चीजें होंगी वो की जाएंगी। सर बड़ा सवाल ये है सर कि मैं फिर ऐड कर दूं, आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे रहे हैं लेकिन महिलाओं को जॉब में रिजर्वेशन नहीं दे रहे आप। अभी आपने कहा कि रिजर्वेशन क्यों देना है? मैं बात रिजर्वेशन क्यों देना है? रिजर्वेशन क्यों? अभी नहीं एक सेकंड, आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन बात की, डिलिमिटेशन ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात हो रही है। आप महिलाओं को पहले दीजिए ना, आप जॉब में दीजिए आप रिजर्वेशन, सब में दीजिए 30%, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे लोअर कास्ट कोई भी हो, वहां आप नहीं दे रहे रिजर्वेशन। लेकिन आपको सरकार बनाना है, इसलिए आप डिलिमिटेशन करके सारी चीजों पर्दा डाल दिए। मेरा ऑब्जेक्शन वहां पे है। पॉलिटिक्स में आएंगे बिहार में है फीमेल के लिए रिजर्वेशन, पता है कि नहीं आपको? बिहार में है, अलग से क्या हुआ, कर्पूरी ठाकुर क्या हुआ? नहीं, कर्पूरी ठाकुर क्या हुआ महिलाओं के लिए? सर कर्पूरी ठाकुर का क्या हुआ? आज का नहीं, पहले क्या है महिलाओं के लिए? तब सेंट्रल गवर्नमेंट लाया ना कि फीमेल भी जो ओबीसी का उसका 30% रिजर्व रहेगा, एससी का 30% रिजर्व रहेगा। सर ओबीसी पे नहीं जा रहे ना सर अभी, नहीं तो फिर 2011 की हम क्यों करें? मैडम यही तो सवाल हो रही है यहाँ पे कि आप अपने फायदा के हिसाब से रिजर्वेशन के मत लाइए। आप सिर्फ पॉलिटिकल एमपीएल एमएलए बनने से नहीं होता है। आप उनको पहले जॉब दीजिए, आप उनको सुविधा दीजिए हर चीज में। आप सर वो तो कह रहे हैं राजनीति शुरू करेंगे। मुझे आप ये बता दीजिए सर, ये जो सुप्रिया सुले अभी तक जो इंडी गठबंधन के साथ थी या डीएमके जो शायद वॉकआउट कर जाए ऐसा सुनने में आ रहा है, और सुप्रिया सुले कह रही हैं कि अगर 50% इक्वल कर देंगे तो वील थिंक। आपको लगता है सुप्रिया सुले की ये केंद्र में मंत्री पद फाइनल हो गया है?
देखिए, जब सुप्रिया सुले की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में शरद पवार जी की चर्चा करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उनके इन निर्णय से सुप्रिया सुले का निर्णय होना है। नहीं, वो लंबे समय से चाहते थे कि केंद्र की राजनीति में आए सुप्रिया सुले। हाँ, और शरद पवार जिस तरह से पॉलिटिक्स में दरकिनार हुए और एक बार फिर से, चूंकि उनके पास बहुत किस्म की योग्यता है, जिनमें जो धन कुबेरों का बैकअप होता है, पुराने संबंध होते हैं, तो उसके आधार पर वो बीती रात देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात किए हैं, उससे पहले एकनाथ शिंदे से भी किए हैं। तो ये एक्टिविटीज़ बता रही है कि वो एनडीए की तरफ जाने वाले हैं। एनडीए की तरफ जाएंगे तो रिप्रेजेंटेशन एक्ट, ये महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन या ये सब तो एक आधार होगा, लेकिन डिसीजन पॉलिटिकल हो चुका है, उसके बहाने चाहे जो हो। अब हम उस पर थोड़ा आते हैं, महिलाओं को देखिए, रिप्रेजेंटेशन में रिजर्वेशन देना, संसद में रिजर्वेशन देना, ये एक बिल्कुल डिफरेंट बात है। और बाबा साहब अम्बेडकर का ये बहुत थॉट है, एकदम आजमाया हुआ थॉट है कि जब आप रिप्रेजेंटेशन में रिजर्वेशन देते हैं तब उसकी जो शक्ति होती है वो वास्तव में बढ़ता है, और तब बढ़ती है, सामाजिक उत्थान भी होता है। हम देखते हैं जैसे मोदी जी के राज में गुजरात में रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों का खत्म कर दिया गया, अब तो लोग कई स्टेट में तो टिकट भी नहीं देते। तो क्या वो इस बात से संतोष कर ले कि हाँ नौकरी में हो जाए, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन में रिजर्वेशन या भागीदारी, रिजर्वेशन के आधार पर हो या किसी आधार, पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करना लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जरूरी है। नौकरी तो बाद में होती रहेगी, नौकरी का रिजर्वेशन एक सतत लड़ाई, बाबा साहब का नहीं दे दिया, सतत लड़ाई है। तो बाबा साहब क्यों नहीं फीमेल का रिजर्वेशन दे दिया? एससी का तो ले लिया रिजर्वेशन, एससी एसटी बाबा साहब रहते, फीमेल का क्यों नहीं किया रिजर्वेशन? बाबा साहब रहते, उन्होंने थॉट दिया, थॉट दिया, रिजर्वेशन के ये भी कहा था सर कि रिजर्वेशन एक टाइम के बाद बाबा साहब को प्रधानमंत्री नहीं बने थे ना। बाबा साहब का रिजर्वेशन आया। मैं मुझे खत्म करना है शो सर। बांकीपुर में क्या सिनेरियो लग रहा है? नितिन नवीन जा रहे हैं, कभी किसी की टिकट बनती है, फिर नाम बदल जाता है, कि क्या सिनेरियो है? मेरे दर्शकों को समझा दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। शॉर्ट बता दूं कि आज के जमाने में आम जनता को पढ़ना आसान नहीं है। आम जनता किधर मूव करेगा, कौन जीते कौन, ये बैठ करके हम और आप यहाँ पे लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार लड़ाई बहुत तगड़ी है और बीजेपी को पसीना बहाना पड़ रहा है बांकीपुर में, और हो सकता है कि 20 साल के अंदर जो रिकॉर्ड है कहीं इस पर टूट न जाए। सर वो पार्टी अध्यक्ष की, मैं बता रहा हूं, प्रेस्टीज की सीट है सर। मैं बता दूं, पार्टी अध्यक्ष में मत जाइए, इनके जो पिता थे नवीन किशोर सिन्हा, वो भी 2 बार जीते, बहुत अच्छे आदमी थे, वो बजाज स्कूटर्स घुमा करते थे, आम आदमी बहुत मिला करते थे, इतना पॉपुलर थे। उसी कारण ये जो है नवीन जो है वहां से कई एक बार वहां से इलेक्शन जीते। क्या नाम है, पहले पटना पश्चिम इसका नाम हुआ करता था, अब इसका नाम हो गया बांकीपुर, ठीक है। लेकिन वह लड़ाई सीधी चल रही है, प्रशांत किशोर वर्सेस बीजेपी, और हमको लगता है कि बीजेपी इस बार थोड़ा टफ सिचुएशन में है बांकीपुर से। और अदिति जी सर एक बात बताओ, मैं तो ये समझना चाहती हूँ, बोलिए। नरेंद्र मोदी अमित शाह जी द्वारा चयनित या एक सहमति से कार्यकर्ता को लेकर आना और उनकी सीट पर उपचुनाव होना और हार जाना बड़ा सवाल होगा सर। इसलिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाएगी, पूरी ताकत, राइट। मुझे तो बांकीपुर सीट को ये स्थिति नजर आ रही है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने प्रशांत किशोर जी के जीतने के लिए पूरी तैयारी करके रख दी है वहां पे। नहीं तो अबे उनका अच्छा ये बता दीजिए, एक उम्मीदवार नामांकन दाखिल करता है और आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनती है कि उनको आप त्वरित तौर पे उनको नामांकन वापस लेते हैं, और फिर दूसरा उम्मीदवार जो देश सोच रहा था कि वो कोई एक ऐसा उम्मीदवार आएगा जो सबों को शानदार लगेगा कि मुकाबला एकदम प्रशांत किशोर बनाम बीजेपी का मुकाबला तगड़ा दिखेगा, वो, लेकिन वैसी स्थितियां नजर ही नहीं आ रही है। तो वो कैंडिडेट वर्सेस प्रशांत किशोर की तरह है ना, ये लड़ाई उस रूप में दिखी नहीं रही है। प्रशांत किशोर काफी बढ़त के साथ दिखाई दे रहे हैं वहां पे। अदिति जी, एक लाइन पर टिप्पणी करता हूं कि बांकीपुर का चुनाव प्रशांत किशोर वर्सेस आरजेडी है, बीजेपी नहीं है फर्स्ट सेकंड में। मैं तो बोला बीजेपी वर्सेस प्रशांत किशोर है, मैं सीधी बात कर दूं। मुझे फिर एक बात बता दीजिए। बोलिए। देखिए, परसेप्शन की इस पॉलिटिक्स में ये बात उठ जाएगी कि नीतीश कुमार को हटा दिया, रेपरकशन हो गए, बीजेपी अमित शाह जी नहीं चाहेंगे स्ट्रेटेजिस्ट। दूसरा, राम मंदिर की वजह से सीतामढ़ी भी तो बन रहा है वहाँ, राम मंदिर की वजह से प्रेस्टीज खराब हो गई तो चुनाव हार गए, तो बीजेपी तो अपनी एड़ी चोटी सारे जोर लगाएगी सर। नहीं, जितना भी जोर लगाना लगा ले, लेकिन आम जनता पहले वाली आम जनता नहीं है कि आपके कहने पर अब उसको जो ठीक लगेगा वही करेगा। देखिए यही प्रशांत किशोर है, पिछला बार इतना सीट लड़े, 2 सीट पे जमानत बची, सारा सीट हार गए, जमानत जब्त हो गई। प्रशांत किशोर की सारी बातें झूठी निकली थी। हाँ, बात सुनिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ लोग प्रशांत को नहीं चाह रहे, वो वोटर जो बीजेपी से नाराज होगा वो वोटर जा रहा है प्रशांत किशोर के साथ, जो नाराज होगा बीजेपी। मैं ये बोल रहा हूँ, किस बात के लिए नाराज हुआ बीजेपी से?
मैं बता रहा हूँ यूजीसी एक्ट के कारण नाराजगी है, राम मंदिर के कारण नाराजगी है, तिवारी का भी इनकाउंटर हुआ उसके कारण नाराजगी है, बहुत सारा फैक्टर है इस बार। क्योंकि जो बीजेपी का सबसे ज्यादा वोट बैंक था वो अपर कास्ट है, और वो अपर कास्ट कहीं ना कहीं अब इनसे दूर हो रहा है बिहार में। सर मोदी अमित शाह मिले हैं, उनसे योगी आदित्यनाथ जी अमित शाह जी से मिले हैं। सबसे बड़ा राम मंदिर का इम्पैक्ट तो यूपी में होना चाहिए ना, तो दावा है यूपी में जीत रहा। देखिए, इसी बात का उत्तर दे रहा हूं कि अगर स्वाभाविक रूप से बीजेपी हार रही है क्योंकि राम मंदिर के कारण उनका वोट बैंक खिसक गया है, या ऐसे यूजीसी के कारण खिसक गया है, या इन कारणों से खिसक गया है, तब तो बीजेपी हर जगह हारेगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये स्वाभाविक तौर पर नहीं है। बीजेपी जानबूझकर प्रशांत किशोर से हार रही है, प्री प्लान तरीके से हार रही है, क्योंकि वो बिहार में, आप बोलने दीजिए मुझे, आपने तो बोल लिया ना, क्योंकि वो बिहार में प्रतिपक्ष के तौर पर एक और कॉर्नर खड़ा करना चाहती है ताकि हम आगे से सरकार में लगातार बने रहे, उनके पास चॉइस हो कि इसका साथ ले ले कि उसका साथ ले ले। इस तरह से वो प्रशांत किशोर को जिता रही है। कोई आम कैंडिडेट होता तो कांग्रेस सपोर्ट कर दिया प्रशांत किशोर को, कांग्रेस प्रशांत को सपोर्ट कर दिया, आरजेडी को सपोर्ट नहीं किया, जबकि महागठबंधन का पार्ट है। सर मैं इसमें यही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रेंड अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी आपने महाराष्ट्र में देखा असली शिवसेना, नकली शिवसेना, असली एनसीपी, नकली एनसीपी से होते हुए तब शरद पवार जो है कि उस खेमे में ही जाने के लिए बाध्य हुए। उसी तरह से हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में देखा, असली टीएमसी कौन है, नकली टीएमसी कौन है, वो चल रहा है वहाँ पे। इन्हें विपक्ष में कोई एकजुट जैसा विपक्ष नहीं चाहिए इन्हें। वहाँ पे आरजेडी की तरफ से एक आरजेडी वहाँ पे काफ़ी अच्छी, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एकदम शानदार विपक्ष के रूप में है, तो उसके साथ साथ कुछ और विपक्ष के लोग भी दिखे, और ये शानदार मौका है अभी प्रशांत किशोर जी को। इससे ज्यादा उनके चेहरे को चमकाने का इससे बेहतर कोई स्वर्णिम मौका हो ही नहीं सकता है। आप सभी का जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कुल मिलाकर बात ये है, क्योंकि हमने शुरुआत की थी आपके उन सवालों की कि विजय थलापति जो 1.25 महीने में कर रहे हैं वो क्या है, वो स्टारडम है, शुरुआती ट्रिक है, तमाम तरीके की चीजें। कुल मिलाकर बात यह है कि देखिए 1.25 महीने बहुत कम समय होता है किसी भी सरकार के कामकाज का आकलन करने को लेकर। लेकिन विजय थलापति जी, आपने जो कुछ भी शुरुआत की है, मैं उम्मीद करती हूं कि आप अरविंद केजरीवाल की तरह तमिलनाडु की जनता को बेवकूफ नहीं बनाएंगे, क्योंकि ना सिर्फ तमिलनाडु की जनता, पूरे देश की जनता आपको देख रही है, और ये जो उम्मीद और हकीकत के बीच का जो फासला है ना, वो आपको खत्म करना है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो झंडा पकड़कर आपने शुरुआत की है वो पूरी देश की जनता आपके साथ खड़ी होगी, लेकिन अभी लंबा सफर तय करना है, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप उस सफर को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ जब हो जाता है तो जनता की उम्मीद आपने जगाई है और उस उम्मीद को बरकरार बनाए रखिएगा। आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे किसी और मुद्दे के साथ। मुझे आप अपने सवाल भेजते रहिएगा। नमस्कार।